गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी हम कर रहे हैं 6 to 12 और हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी के तीन तीन अध्याय हमने कवर कर लिए हैं और एक पॉलिटी का भी हो गया है। सिविक्स का भी हमने एक अध्याय कवर कर लिया है। तो अब हम पॉलिटी का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? विविधता एवं भेदभाव। देखिए, शुरू करते हैं, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। चलिए, पिछले पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? तो होता है ना ऐसा, जैसे भी अगर हम एक किसी भी नए जगह पे जाके शिफ्ट हो जाते हैं और उनसे पहनावा हमारा और खान पान अलग होता है, तो उस चीज़ का मजाक उड़ाने लगते हैं जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं कि ये देखो, ये सबसे अलग आया है। या क्लास में कोई ऐसा बच्चा आ जाए जो जिसका वो सबसे अलग हो, सबसे अलग दिखता हो, तो बच्चे उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो इसमें ये बता रहे हैं कि अगर आपके दोस्त या दूसरे लोग आपके साथ ऐसा कुछ करें तो दुख तो होगा ही ना, और गुस्सा भी आता है। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए, हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और इसके इतिहास का असर पड़ता है। किसका असर पड़ता है? उस जगह की भूगोल का और इतिहास का, ठीक है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी यह अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधता वाला देश है। हर एक स्टेट में अलग अलग चीज़ें होती हैं, पहनावा अलग होता है, खान पान अलग होता है। जगह जगह वो बोलते हैं ना, एक कहावत होती है, 3 कोस पे वाणी बदले, ऐसा कुछ एक कहावत है। तो बताइए कौन सी कहावत है वो, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही है। कोस कोस पे वाणी बदले, 3 कोस पे पानी, ऐसा कुछ करके है, ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ी दूर जाने पे ही भाषा में भी चेंज आ जाता है, बोली में चेंज आ जाता है, पहनावे में भी चेंज आ जाता है। अगर आप संक्षेप में, चलिए यहाँ से देखिए, संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। कितने मुख्य धर्म हैं संसार में? 8। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषा बोली जाती हैं। कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 1600 से, जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। 16 से ज़्यादा भाषाएं हैं और 1600 से ज़्यादा ये तो भाषाएं हैं और 100 से ज़्यादा नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वाले के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। तो देखिए गाइज, मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अब पिछले 6 सालों से मैं मिज़ोरम में रह के आई हूँ। तो वहाँ की लैंग्वेज
वहाँ की लैंग्वेज भी बिल्कुल अलग है, मिज़ो भाषा वो बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज भी अलग है। उनका वहाँ का जो मेन ट्रेडिशनल ड्रेस है वो भी अलग है। उनका खाना खाना तो सबसे ही मतलब हमारे इधर से तो बहुत ही अलग है। पता नहीं क्या-क्या खाते रहते हैं। लेकिन वही है ना कि हम वहाँ पे जाते हैं तो हम वहाँ पे अपने तरीके से सोचते हैं और उनकी तरफ मतलब एक घृणा की नज़र से भी ज़्यादा जो मतलब समझदार लोग होंगे वो तो सोचेंगे नहीं, लेकिन फिर भी उनका अगर खान-पान देखते हैं तो एक घृणा सी मतलब आती है। क्योंकि वहाँ पे ऐसे पता नहीं वो कैसे कीड़े मकोड़े से खाते रहते हैं और तो थोड़ा सा लगता है ये चीज़ें ना। तो वहाँ पे जाते हैं तो मतलब जो भी इधर का इंसान जाएगा नॉर्थ ईस्ट में तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। वो उनके प्रति मतलब अपनी राय बना लेगा कि ये देखो कैसे लोग हैं, कैसे खाना खाते हैं ये, हमसे तो नहीं खाया जाएगा। वहाँ पे मतलब ब्लैक डॉग और मतलब सॉरी कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे गाय का मांस भी खा लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैं 6 साल रही हूँ, लेकिन लोग अच्छे हैं वहाँ के, ठीक है। तो इसलिए ये बता रहा कि अगर हम किसी भी जगह पे जाएंगे और किसी ऐसे अजीब से मतलब लोगों को देखेंगे तो हमारे अंदर अजीब से उनके मतलब उनके बारे में हम अजीब चीज़ें सोचने लगेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। उनके मतलब कहीं भी किसी भी स्थान पे जाएंगे तो उनके बारे में हम अपने अकॉर्डिंग उनके बारे में राय बना लेते हैं। तो चलिए तो यहाँ से देखते हैं। पूर्वाग्रह उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगी। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाए। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि एक एक्टिविटी दी गई है कि शहरी लोगों और गांव के लोगों में, ठीक है। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह, क्या लोग दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह, लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। तो ये इसके बारे में बताए हैं। आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। तो इसमें आपको टिक करना है कि कौन सी चीज़ें जो गांव में रहते हैं उनके लिए है, कौन सी चीज़ें मतलब लोगों के पूर्वाग्रह होते हैं ना कि जो शहरों में लोग होते हैं वो बहुत ही आलसी होते हैं, बिगड़े हुए होते हैं। और शहरों में जो लोग हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। गांव में मतलब अपने आपस में मिलजुल कर रहते हैं। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना कम पसंद करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आजकल तो गांव और शहर बराबर ही हो चुका है, ठीक है। बस ये थोड़ा सा रहता है कि शहरों में रहना थोड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, चलिए। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वालों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। ये कई बार मूवीज़ वगैरह में भी दिखाया जाता है ना कि गांव अगर कोई गांव में होगा तो उसको अनपढ़ गंवार मान लेते हैं, और शहर से जो भी आया होगा उसको शहरी बाबू करके बोलते हैं ना। ऐसा कुछ रहता है कि जो शहरों में रहते हैं वो सब पढ़े लिखे होते हैं और गांव के लोग जो है अनपढ़ होते हैं। ये एक तरह का पूर्वाग्रह है। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है ना। तो क्या होता है पूर्वाग्रह, मतलब पहले से ही हमारे दिमाग में ये रहता है कि गांव के हैं तो वो अनपढ़ और गंवार रहेंगे, और जो शहरों के लोग हैं वो मतलब पढ़े लिखे होते हैं। और एक ये भी रहता है कि गांव में लोग मतलब शहर के लोग ज़्यादा आलसी होते हैं और गांव में लोग ज़्यादा काम करते हैं। ऐसे मतलब इस तरह के पूर्वाग्रह बना लेते हैं। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक सॉरी नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। आजकल तो इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है।
और इसी वजह से आजकल जॉब्स में भी देख लीजिए, जिसकी अंग्रेजी सबसे अच्छी होती है, ज़्यादातर देखा गया है, माना गया है कि ज़्यादातर जिनको मतलब इंग्लिश अच्छे से आती है उन्हीं को प्रेफर पहले मिलता है। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वो आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि। ज़्यादातर ये चीज़ें मतलब कम हो गई हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हुई हैं। ठीक है, और लगता भी नहीं है ये चीज़ें कभी ख़त्म होंगी। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हमें उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। एक सेकेंड, सॉरी। तो यहाँ से देखते हैं। ओहो, लड़के और लड़की में भेदभाव। समाज में एक सेकेंड। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसा ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। आइए देखते हैं कि इसकी क्या सच्चाई है। देखिए इधर एक पढ़ते हैं, इसमें उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। वे बहुत ही सुशील हैं। तो इसमें बताना है, सूची बनानी है कि सुशील, जब हम ये बात करते हैं कि वे बहुत ही सुशील हैं, तो किस चीज़ का मतलब दिमाग में इमेज आती है कि कौन है सुशील? लड़के को तो हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं, तो लड़कियों को ही बोलेंगे कि वह बहुत सुशील है। उसका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। ये किसके लिए है बताइए, कमेंट करिए। अगर किसी के बारे में हम बोलेंगे कि उसके बात करने का तरीका बड़ा ही सौम्य और मधुर है, तो किसकी इमेज आएगी दिमाग में? किसी लड़की के बारे में ना। और वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं। ये मतलब एक तरह के पूर्वाग्रह बताए गए हैं। ठीक है, लेकिन आजकल तो लड़कियां भी जिम विम जाके अपना मतलब बॉडी शॉडी बना रही हैं। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये पूर्वाग्रह हैं, चलते आए हैं। वे शरारती हैं। शरारती किसके लिए बोला जाएगा? लड़कियों को तो बोलते हैं बड़े ही इनोसेंट सी होती हैं लड़कियां, तो ज़्यादा शरारत नहीं करती। आजकल भी ज़्यादातर यही सुनने को मिलता है कि लड़कियां तो बहुत ही मतलब इनोसेंट होती हैं, शरारत नहीं करती, लड़के ही शरारती होते हैं। ठीक है, वे नृत्य और चित्रकारी में निपुण हैं। ठीक है, ये भी एक पूर्वाग्रह है कि मतलब नाचने और ये ड्राइंग व्रोइंग में लड़कियां होती हैं। वे रोते नहीं हैं। किसके लिए, किसको बोला जाता है कि रोते नहीं हैं? बताइए। लड़कों के लिए। ठीक है, किसके लिए बोला जाता है? लड़कों के लिए। अगर कोई बच्चा गिर जाता है, लड़का है, तो उसको ऐसे बोला जाता है कि अरे तुम मतलब लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो? इसीलिए आजकल आजकल क्या, ज़्यादातर लड़के मतलब बड़े होने के बाद भी नहीं रो पाते हैं, क्योंकि उनको बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी गई है कि लड़कों को दर्द नहीं होता। वो मूवी में है ना, मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन भाई दर्द सबको होता है ना। तो रोते नहीं है, कौन नहीं रोता? लड़का। लड़के भी रोते हैं, उनको भी दर्द होता है, लेकिन उनको बचपन से वो सिखाया गया है कि लड़के रोते नहीं हैं, इस कारण वो अपना मतलब दुख भी शेयर नहीं कर पाते। वे उद्यमी हैं। ये भी लड़कों के लिए है। खेल में निपुण कौन है? बताइए। वे खाना पकाने में निपुण कौन है? ये तो सब मतलब इजी बातें हैं। वे भावुक हैं। तो इसमें मतलब मैच करना है आपको। ठीक है, बताना है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें ये दिखाई गई हैं चित्रों के अनुसार बच्चों को बताया गया है। मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। यह नई बात नहीं है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, इसमें बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं।
देखिए यहाँ से देखिए, ये बॉक्स में जो एनसीईआरटी के जो साथ में बॉक्स दिए रहते हैं छोटे छोटे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर आपको स्पीड थोड़ी सी तेज़ लग रही तो आप इसको कम करके सुन सकते हो, जिसको कम लग रही हो ज़्यादा करें, ज़्यादा लगती है तो कम करें, ठीक है। देखिए ऊपर के चित्रों में जो बच्चे, उन्हें पहले विकलांग कहा जाता है, ठीक है। ये जो ऊपर दिखा रखे हैं आप लोगों को, इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए कोई खास शब्द का प्रयोग किए जाते हैं, खास ज़रूरत वाले बच्चे, ठीक है। जो विकलांग शब्द था उसको बदलकर कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, खास ज़रूरत वाले बच्चे। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रह को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है, साथ ही उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा करिए। देखिए चलिए आगे देखते हैं। अगर हम इस कथन को ले कि वे रोते नहीं हैं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कर देते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, जब भी कोई मतलब बच्चा भी 1-2 साल का है, वो चल रहा है और वो मतलब रोता है, तो उसको ये कहकर चुप करते हैं कि क्यों लड़कियों की तरह रो रहे हो, तुम तो बहादुर हो, लड़के हो, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है, और ये भी मानते हैं ना लोग, लड़कियां रोती हैं बहुत कमज़ोर होती हैं। हालांकि लड़कों और लड़कियां दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, सबका करता है भाई, रोने का मन किसका नहीं करता। लड़कों को भी दर्द होता है, उसको भी तो भगवान ने ही बनाया ना, वही, बस उनकी शारीरिक बनावट थोड़ी अलग है, बाकी इमोशंस तो वही रहते हैं ना, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे मतलब उसको चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। आजकल तो फिर भी मतलब इस सोशल मीडिया के चक्कर में लोग वीडियो बनाने के चक्कर में लड़के रोते हुए दिखाई देते हैं, नहीं तो आज भी लड़के मतलब ज़्यादा अपनी इमोशंस, दर्द को शेयर नहीं करते हैं, यही सोच कर कि लड़के रोते नहीं, उनको दर्द नहीं होता। अगर हम अपने दुख को दूसरों को बताएंगे तो वो हमारा मजाक बनाएंगे और वो अपने आप को रोक लेता है, ठीक है। तो इधर से देखिए, वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की हैं, वे बहुत ही सुशील हैं। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए। तो ये तो लड़कियों के लिए है, केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं ये शब्द है ना। लड़कियों में ये गुण जन्म से ही होते हैं या ऐसा व्यवहार समाज में सीखती हैं। आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मृदु स्वभाव की नहीं बल्कि शरारती होती हैं? बताइए क्या राय है भाई। हम लगातार यह सुनते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इसके अनुसार मतलब इनके अनुसार ही होना चाहिए। जब बचपन से सिखाया जाता है ना कि बाहर तो लड़कियां मतलब नहीं जा सकती, लड़के ही बाहर खेलने जाएंगे, लड़कियां घर में रह के अपना काम करेंगी। आजकल कहाँ है वो चीज़ें, पर कई कई जगह ऐसी हैं, आज भी ये चीज़ें हैं। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है? जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में मतलब एक ही दृष्टि से उनको देखते हैं और उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण है, ठीक है।
हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल जाते हैं ना। ऐसी तो कोई भी जगह नहीं होगी ना। जैसे हर क्लास में एक शरारती बच्चा ज़रूर होता, हर घर में भी एक शरारती बच्चा होता है, ठीक है। हर क्लास में मतलब पढ़ने वाले भी बच्चे होंगे, हर क्लास में मतलब कोई कम पढ़ता है, कोई ज़्यादा पढ़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही हर मतलब देश में, हर राज्य में अलग अलग हर एक मतलब कैटेगरी के लोग मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसलिए कुछ लोग उस समूह में वैसे वैसे पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोकती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और अक्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग है। देखिए स्टूडेंट, इस जो ये सिविक्स है बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है। इसको आप कहानी की तरह अगर अपने दिमाग में रिलेटेड करते जाएंगे ना, दिमाग मतलब चीज़ों को सोचेंगे कि हाँ भाई ऐसा भी हुआ था, ये हम सारी जो बातें चीज़ें बताई गई हैं वो हमारे निजी जीवन से ही मतलब रिलेटेड हैं। तो इसको मतलब ज़्यादा टफ ना समझें आप, बहुत ही इजी है, ठीक है। इसको 2-3 बार आप रिवाइज करिएगा, 2-3 बार इसको मतलब एक बार आप आराम से इस वीडियो को देखिएगा और 2-3 बार स्पीड में इस वीडियो को मतलब स्पीड बढ़ा के इसको रिवाइज करिएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको मतलब ये क्लियर हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज़ उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती, ऐसा मतलब माना जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं आजकल। मतलब मैं भी जब जाती थी फ्लाइट में तो ज़्यादातर मतलब कई बार गई हूँ, 6 साल में कई ही मतलब कई राउंड लग जाते थे, तो उसमें लड़कियां भी होती थी पायलट, ठीक है। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। तो यहाँ से देखते हैं, असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं पीने मतलब नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब यह है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें तो हमने भी मतलब देखी हैं ये चीज़ें, मतलब जब हम छोटे थे या हम छोटे ज़्यादा छोटे भी नहीं, लेकिन हाँ बचपन में जब पानी लेने हम जाते थे, गांव में रहते थे हम उस समय, तो कई लेडीज़ ऐसी आती थी मतलब वो किसी से अपना मटका हाथ नहीं लगाने देती थी उसको, ठीक है। उस वो वेट करती रहती थी किसी का भी और जब उनके मतलब उनकी जान पहचान वाला कोई आ जाता था उसी से उठवा के मटका तब वो जाती थी। ये चीज़ें देख के मतलब कई बार हंसी भी आती थी कि देखो लोगों की मेंटेलिटी कैसी है, किस तरह की लोगों का दिमाग है, ठीक है। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर एक और समीर दो एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है। यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमियों का था। समीर दो करीब विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। देखिए एक बार ये देख लेते हैं हम इधर, ठीक है। कुछ मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते, जबकि अध्ययन यह दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी उसका एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से वे मतलब गरीबी की वजह से लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं।
ठीक है। जहाँ पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए हैं, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचियाँ दिखाई। मतलब ये मानना है कि मतलब लोग मानते हैं कि मुसलमान लोग अपनी लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाते, लेकिन उनका जब कारण जाना गया, उनका कारण क्या था, मतलब गरीबी, वो गरीबी होने के कारण वो स्कूल में नहीं पढ़ा पाते थे, या फिर स्कूल गांव से बाहर होने के कारण वो उनको मतलब स्कूल नहीं भेज पाते थे, ठीक है। लेकिन जब भी मतलब इन समुदाय ने उसके बारे में जांच की और लड़कियों के मतलब उनके लिए मतलब पैसा इकट्ठा करके उनको पढ़ाने के लिए कहा गया, या स्कूलों में बस वैन लगाई गई, तो मतलब सब ने मतलब ज़्यादातर मुसलमानों ने भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजा, ठीक है, रुचि दिखाई। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्राय घर के पास है। सरकारी बस की सुविधा है, बहुत अच्छी है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। उनमें से 60% से ज़्यादा महिला हैं, मतलब जो शिक्षक हैं वहाँ पे, शिक्षिका, तो वो क्या है, 60% से ज़्यादा महिलाएं हैं, ठीक है। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिसमें से मुसलमान मतलब जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो भी शामिल हैं, ठीक है। तो सोर्स मिलेंगे तो हर कोई पढ़ना चाहेगा। और आज का टाइम तो ये है कि मतलब अगर लोगों को जो पढ़ा नहीं पाते हैं, पढ़ा नहीं सकते हैं, उनको अगर थोड़ा सा भी सोर्स दिखता है तो वो भी अपने बच्चों को पढ़ाना मतलब शुरू कर देते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। आजकल तो एजुकेशन ही सब कुछ है। पहले भी थी, लेकिन पहले ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं थे और उनको मतलब पढ़ने भी नहीं देते थे, ठीक है। दूसरे राज्यों में यहाँ ऐसे प्रयास किए गए, वहाँ मतलब गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में बहुत मुश्किल आती, चाहे वे मुसलमान हो, जनजातीय हो या अनुसूचित जाति के हों। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल में गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं है, मतलब गरीबी है, ठीक है। मतलब धर्म नहीं है, ये लोगों की रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। धर्म के कारण ये नहीं है कि वो मुसलमान है इसलिए वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, मतलब गरीबी है उनका कारण, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। बहुत लोगों के पास अपने खाने कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ये तो है, चलता आ रहा है, और पता नहीं ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी। आज भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे मतलब भेदभाव दिख है, हर जगह है, कहाँ नहीं है। ऑफिस में मतलब ऑफिस, स्कूल, हर स्टाफ में दिखती हैं ये चीज़ें। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं हैं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों को और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं एक बार, दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब जिन्हें दबाया गया, कुचला गया, ठीक है। दलित का मतलब क्या है, जिनको दबाया गया, कुचला गया, ठीक है। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। देखिए ये चीज़ें एक हद तक कम हुई हैं, और कम भी इसीलिए हुई हैं कि आजकल लोग एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जिन्होंने पढ़ लिया, जिनके पास पैसे पैसे मतलब वो कमा रहे हैं अच्छी खासी, तो मतलब वो चीज़ें, वो लोग उन चीज़ों से बचे हुए। लेकिन अपने उस एरिया मतलब उस कैटेगरी में जहाँ पे वो हैं, तो कई बार आजकल भी लोग उस चीज़ को फेस करते हैं, ठीक है। कुछ हद तक कम हो गई हैं ये चीज़ें, लेकिन देखते हैं, छोड़िए इस बात, जितनी लंबी बातें करें इन पे उतना कम है। भेदभाव का सामना करने पर, देखिए देखते हैं इधर, भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे
पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ाई, खेती एवं बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। साफ सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। हाँ, उनसे बात भी फिर मतलब अच्छे ढंग से नहीं करेंगे लोग, अलग ही तरीके से मतलब उनकी टोन होती है। जब मतलब कोई कचरा उठाने में या गली साफ की सफाई करने के लिए कोई आता है तो उनसे मतलब अजीब तरह का ही बिहेव करते हैं। कई बार देख के तो गुस्सा भी आता है, लेकिन कुछ क्या कह सकते हैं, ऐसे लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों की एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी से सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले में रखा गया उनको, रुक जा एक सेकेंड, इधर से देखते हैं, उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। देखिए इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं यहाँ से। जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी, जिन्होंने अपने आप को एक सीढ़ी के ऊपर रखा, उन्होंने अपने को जाति का और उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को इस पीढ़ी के तले रखा गया उनको अछूत और अयोग्य कहा। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं में पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी। देखिए मंदिर से याद आया, एक मंत्री भी थे ना, वो मंदिर में गए थे और फिर मतलब उस मंदिर को अगले दिन पूरे मतलब गंगा जल से पूरे मंदिर को साफ किया गया। बताइए, जब मंत्री लोगों के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या होगा। और आजकल सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है कि लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं, उनको ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। अरे यार, जब उनको कुछ देना है, उनकी मदद कर रहे हैं तो वीडियो क्यों बनाते हैं, है ना। कुछ अगर उनके लिए कुछ दान पुण्य करना है तो ऐसे ही करिए ना। वो सिर्फ जो दिखावा होता है वो सिर्फ व्यू पाने के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो महान बन जाते हैं। एक वीडियो डाल देते हैं कि हम उनको खाना दे रहे हैं, खाना बांट रहे हैं। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं, अच्छा चलिए ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को शो मत करिए ना। आप शो कर रहे हैं तो वो आप अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं, कुछ व्यू पाने के लिए, जिससे आप पैसे कमा सकें। तो यही है आजकल का सच। सिर्फ पैसे कमाने के लिए गरीबों को मतलब गरीबों को अपना बना लेते हैं, जो सड़कों पे बेचारे बैठे रहते हैं। आप दान कर, देखिए मैं आपको भी कहूँगी, कभी भी अगर कोई भी आप दान करते हैं तो गुप्त दान करिए। वो चीज़ें बेटर होती हैं और अच्छी भी होती हैं। मेरा मानना तो यही है, अगर आप दान करते हैं तो गुप्त दान करिए। ऐसे शो ऑफ नहीं करना चाहिए सबके सामने। तो क्या मतलब है इन चीज़ों का। ठीक है, सॉरी कुछ ज़्यादा ही लेक्चर दे दिया मैंने। तो देखिए देखते हैं, उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा था। ठीक है, यहाँ से देखते हैं रूढ़िबद्ध धारणा एवं भेदभाव में क्या अंतर है। बताइए रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है और भेदभाव क्या होता है, इसमें मतलब आपका अंतर बताना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मैं इनके मतलब नोट्स भी साथ साथ तैयार कर रही हूँ। ठीक है, तो एक बार हम इसको पूरी जो थ्योरी है एनसीईआरटी की उसको कवर करेंगे। उसके बाद हम हर एक चैप्टर के जो नोट्स हैं, ठीक है, मैं जो नोट्स तैयार कर रही हूँ उसको मैं यूट्यूब पर ही रिवाइज करवाऊँगी और आप लोगों को मतलब मैं वो वीडियो भी डाल दूँगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में। पहले हम थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम नोट्स से मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगले पृष्ठ पर हम यह देखेंगे कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था। कौन थे वो, कौन थे बताइए। हमारे भीमराव डॉक्टर अंबेडकर।
एक मशहूर हस्ती को मतलब भेदभाव का सामना करना पड़ा था। यह भाग हमें एक सेकेंड यह भाग हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे क्लास 9 सॉरी केवल 9 साल के थे। ठीक है, 1901 में हुआ था जब वे 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए। बड़ी देर मतलब ये अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो बता रहे हैं, बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे तो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुक गए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक बार ये यहाँ से देखते हैं। चलिए एक सेकेंड, इसको ही देखते हैं एक बार पहले। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनका जन्म किया 1891 से 1956 तक, ठीक है, को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था। कौन सी जाति से थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी? महार जाति से। ठीक है, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता और गांव के अंदर आने की उनको इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति से पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए वे इंग्लैंड गए। कहाँ गए? इंग्लैंड। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। ठीक है, तो गरीबी से निकलने का अब भी वही रास्ता है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि पढ़ो, एजुकेशन प्राप्त करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। मतलब तभी आप समाज को, खुद को कुछ हद तक बदल सकते हैं। ठीक है, दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनको डॉक्टर अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। तो ऐसा धर्म कौन सा था? बौद्ध धर्म। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिससे सबकी इज्जत हो और ना कुछ लोगों की। ठीक है, मतलब सबकी इज्जत होनी चाहिए, कुछ लोगों की नहीं। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे थे कि उनको कोई लेने नहीं आ रहा था, वो इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया। ना उसके पिताजी आए, ना पिताजी ने जो नौकर भेजा था वो। और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचे। हमने मतलब बहुत अच्छे कपड़े पहने। कौन बता रहे हैं? जो भीमराव अंबेडकर है और उसके भाई स्टेशन पे खड़े थे, स्टेशन मास्टर को बता रहे हैं। ठीक है, हमने मतलब बहुत ही अच्छे कपड़े पहने थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। ठीक है, निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किलों को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। ये तो आम बात है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। ठीक है, बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई। मतलब एकदम से उनके जो है इमोशन बदल गए भाई। ठीक है, उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट
बीत गए, सूरज बिल्कुल छिप गया था, पिताजी आए नहीं थे और न ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। जब उनको पता चला कि यह अछूत जाति के हैं तो उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये छोटे बच्चे हैं। उनको मतलब वो धक्का लगा कि ये अछूत जाति के हैं, ठीक है, और वो भी उनको मतलब छोड़कर चले गए। तो काफ़ी, देखिए इधर देखते हैं, काफ़ी घबराए हुए थे। यहाँ से हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। मतलब जब वो वहाँ से निकले थे घर से तो वो बहुत खुश थे और उत्साह मतलब पूरा था, लेकिन अब वहाँ पे खड़े हैं, उनको रास्ता भी नहीं पता है, पिताजी भी नहीं आए हैं, नौकर भी नहीं आया है और स्टेशन मास्टर ने भी उनका साथ छोड़ दिया है, तो वह उदास हो गए थे। ठीक है। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव पहुंच सकते थे, जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं है तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। ठीक है। वहाँ किराए पर बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जब ये जवाब दिया कि हम महार जाति के हैं तो मतलब उनकी आवाज़ सुन ली। उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा बनाना नहीं चाहता था। देखिए कैसी मेंटेलिटी थी लोगों की कि कोई अगर उनकी गाड़ी में बैठ गया तो वो मतलब दूर से ही गंदे हो जाएं, गाड़ी भी उनकी गंदी हो जाएगी। हम दुगुना किराया देने के लिए भी तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर ने जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। देखिए भाई, देखिए कैसे कैसे लोग थे। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ से कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा कि अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर आपसे दूर मतलब अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी भी ना दें। यह छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे और दुगना भी दे रहे थे। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से साफ मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से यह बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों से मतलब दूसरों को मिलता है जो। ठीक है, सॉरी, देखते हैं इधर, यहाँ से देखते हैं। समानता के लिए संघर्ष। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातियों, लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए, गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई है, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए भी संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले एक सेकेंड यहाँ देखते हैं। ठीक है, संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया। कई नेता इन लड़ाइयों के
मतलब इन लड़ाइयों के हिस्से थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने भी संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को यह अहम मूल्य मूल्य की तरह माना गया है जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। अब अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानून रूप से जो है मतलब इसे कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद है। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। एक सेकेंड इधर देखते हैं। यहाँ देखते हैं, एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ देखिए, लोगों के साथ, एक सेकेंड, कहाँ थे हम, लोगों के साथ भेदभाव किया जाता। यहाँ से उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष, जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इस बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धाराओं से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए गए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने से बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ही जरूरी हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। एक सेकेंड, तो गाइस ये एक सेकेंड, तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। जो आपका दूसरा अध्याय था पॉलिटी का, तो वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप नए जुड़े हों वीडियो में तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।